गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि 1830 से लेकर 1848 तक दो रिवॉल्यूशंस हुए थे। पहला था द जुलाई रिवॉल्यूशन और नेक्स्ट वन था द ग्रीस रिवॉल्यूशन। तो वो तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा ही था। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी मैंने आपको बोला द रोमांटिक इमेजिनेशन, तो बहुत लोगों के दिमाग में रोमांटिक रोमांटिक होने लगा होगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि कहीं ये बुक में पिक्चर के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे जीएफ बीएफ के बारे में तो नहीं दिया है, दो प्रेमियों के बारे में तो नहीं दिया है कि यूरोप में प्रेमियों लोगों ने क्रांति ला दी, वो अपनी जिंदगी जीवन को छोड़कर यूरोप में क्रांति ला दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत लोगों को अफसोस होने लगा होगा, क्या यार अच्छा खासा रोमांटिज्म के बारे में पढ़ने वाले थे। यहाँ पे भी रोमांटिज्म है, पर यहाँ पे जो रोमांटिज्म है वो अपने देश के लिए है। तो अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखो नेशनल फीलिंग, तो आप समझ जाओगे कि ये रोमांटिज्म है अपने देश के लिए। देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोग को एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस आते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उस वर्ड का जो मतलब हमें समझता है लिख डालते हैं। तो इमेजिन करो एग्जाम में अगर पूछ दिया एक्सप्लेन रोमांटिज्म इन यूरोप, तो लोग क्या बोलेंगे? सोचिए सोचिए, जरा सा सोचिएगा, बिल्कुल सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे रोमांटिज्म इन यूरोप। तो ये कहेंगे कि वहां पर एक तरफ रिवॉल्यूशन हो रहे थे, जुलाई रिवॉल्यूशन, ग्रीक रिवॉल्यूशन, और वहीं पे कुछ छोरा छोरी लगे हुए थे, दैट इज रोमांटिज्म। तो अपन ऐसा कुछ लेकर आ जाएंगे, पर रियल में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे रोमांटिज्म बोला गया है अपने देश के लिए प्यार। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते टॉपिक, व्हाट इज रोमांटिज्म। ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उसको हम लोग देश के लिए ही रखते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये जो इमेजिनेशन है देश के लिए, उसको एक टर्म दिया गया है रोमांटिज्म। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी क्रांति आ रही थी उस समय, जितने भी रिवॉल्यूशंस थे, वहां पर कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ हर जगह लड़ाई नहीं हो रही थी, वहां पर कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ताकि लोगों के अंदर अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए प्यार आ सके। तो वो चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वो पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना है? द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब कल्चर का बहुत ही बड़ा रोल था कि लोगों के अंदर ये जो नेशन का आइडिया है वो आ सके। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये जो शब्द बहुत ही ज्यादा फेमस शब्द है, दैट इज द रोमांटिज्म। तो इस शब्द का मतलब क्या है, चलो देखते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, फॉर्मल डेफिनेशन, फिर मैं आप लोगों को उसकी मीनिंग समझा दूंगा। मीनिंग बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो रोमांटिज्म का मतलब क्या? रोमांटिज्म मतलब एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, जिसके कारण लोगों के अंदर क्या है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट मतलब होता है भाव। ठीक है, तो लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार है। तो उस टाइप का मूवमेंट जो लोगों, किसी स्पेशल लोगों ने चालू किया था। अब वो स्पेशल लोग कौन होंगे आपको पता है? एक किसी भी कंट्री में देशभक्ति जगाने का काम एक तो रिवॉल्यूशनरी लोगों का था और एक तो था पोएट लोगों का। तो रिवॉल्यूशनरी लोग तो यहाँ पर लोगों को ये चीज़ तो नहीं बताने वाले, वो लोग तो उनको ट्रेनिंग देंगे, चलो ऐसे लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, जो रोमांटिज्म था वो एक सोच थी, एक कल्चरल मूवमेंट था, जिसका पर्पस क्या था कि लोगों के अंदर क्या है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब अपने देश के लिए एक भाव प्रोड्यूस हो। तो वैसा कुछ जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया उसे ही नाम दिया गया रोमांटिज्म।
हम क्या क्या सोच रहे थे और क्या निकला ये, है ना, क्या निकला ये। तो रोमांटिज्म उसको कहते हैं। अब ये रोमांटिज्म का भाव लाया किसने? हमको तो ये भाव नहीं चाहिए, हमें तो अदर वाला भाव चाहिए। तो ये भाव जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का, ये भाव को लाया किसने? तो ये भाव को लाने वाले या तो पोएट्स थे, ठीक है, या तो फिलोसफर्स थे जो अपनी फिलॉसफी दिया करते थे। समझा आप लोगों को? तो एक रोमांटिक्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मतलब रोमांटिज्म लाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रोमांटिक्स। ठीक है, अब वो रोमांटिक्स अलग है, ये रोमांटिक अलग है, समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें आप लोग एक एग्जाम्पल के लिए हमें याद रखना है एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति कौन थे? ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड। भगा दिया गया। तो ये व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ठीक है, एज वेल एज ही वॉज अ, क्या मैंने बोला? रोमांटिक्स। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिनका काम था लोगों के मन में रोमांटिज्म लाना, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाना, जिनका काम था। वो एक एग्जांपल आपको याद रखना है, जोहान गॉटफ्राइड। समझा? तो ये पार्ट तो हो गया कि भैया ठीक है, नेशनल फीलिंग लाने के पीछे सिर्फ रिवॉल्यूशन का ही पार्ट हाथ नहीं होता, बहुत बड़ा हाथ होता है एक कल्चर के प्रति लव। मतलब एक कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के मन में नेशन का आइडिया लाना, अपने देश के लिए प्यार लाना। तो उसी मूवमेंट जो कुछ लोगों ने चालू किया था, उनको उसने नाम दिया उन लोगों ने रोमांटिज्म। मतलब ये एक मूवमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कल्चर, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द कल्चर्स, वी विल ग्रो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब हम लोग अपने देश के लिए भाव प्रोड्यूस करवाएंगे लोगों के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल क्या याद रखेंगे आप लोग? जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड। समझा आप लोगों को? ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये तो चीज हो गई। तो उस समय देखो जर्मन में ना एक न्यूज़पेपर छपा करता था। तो आप लोग, मैं यहाँ पे रफ लिख रहा हूं, आप अपने ओन वर्ड में लिख लीजिएगा, आपको कैसे याद रखना है। तो वो जो न्यूज़पेपर था, इट वॉज फॉर द कॉमन पीपल। इसका नाम था डैश वोल्क। बुक्स में नहीं दिया गया, मैंने गूगल पे सर्च किया इसके बारे में, तो वहां पे मुझे यही दिखा कि इट वॉज अ न्यूज़पेपर जिसमें कॉमन पीपल के बारे में दिया होता था। स्पेशल कहाँ पे छपता था? इट वॉज इन बर्लिन इन जर्मनी। जर्मनी में ये पेपर छपता था उस समय, जिसमें अगर लोकल के बारे में बोला गया है तो उसमें जो लैंग्वेज यूज होती होगी वो भी लोकल हो गई। जैसे कि हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर्स आते हैं इंग्लिश में भी आते हैं, और अगर हम बात करें तो हिंदी में भी आते हैं, और अगर आप सोचो तो मराठी में भी आते हैं। तो मराठी बोले तो एक क्या हुआ? इट इज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो दैट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स वहां छपते थे। कहाँ पे? इन द जर्मनी। उसका नाम क्या था? डैश वोल्क। या एमसीक्यू पर्पस व्यू से हो सकता है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी तो यहाँ पर कुछ वर्क चल रहा है हार्डवेयर का पड़ोस में, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया, रोमांटिज्म लाया किन लोगों ने? रोमांटिक्स लोगों ने। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ रोमांटिज्म इन नेशन फीलिंग्स। मतलब रोमांटिज्म का क्या रोल था, कितना उसने हेल्प किया लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग लाने में। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। तो फिर से मैं वो पॉइंट्स को पहले लिख लेता हूँ, फालतू टाइम क्यों कंज्यूम करना, मैं पॉइंट्स को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? तो जो रोमांटिज्म था, जो आया था, उसका क्या रोल था वो देखते हैं हम लोग। तो पहला रोल क्या था कि जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, वो क्या चाहते थे? वो एक शेयर करना चाहते थे लोगों से अपने कला के टाइम, मतलब विद द वे ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ देयर पोएट्स पोएम्स या फिर सम आर्ट्स। उसकी मदद से वो चाहते थे लोगों को ये शेयर करना कि हम सबका एक कलेक्टिव हेरिटेज है। ठीक है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट है।
समझ रहे हो आप लोग? तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था, रोमांटिज्म ये सब को लाने वाले फिलोसफर से, आर्टिस्ट से, पोएट्स थे। समझा ये बात आप लोगों को? ठीक है। अब इन लोगों का रोल क्या था? तो जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट या पोएट थे वो चाहते थे एक कलेक्टिव लोगों को दिमाग में लाना, एक शेयर करना कि हम सबका एक कॉमन हेरिटेज है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट है। और वो कैसे बताएंगे? एक आर्टिस्ट अपने कला से, अपने आर्ट से उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। वो ड्राइंग हो सकती है, वो क्राफ्ट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एक पोएट है तो वो अपनी पोएम से बताना चाहेगा, लोगों को शेयर करेगा कि यार वी हैव अ कलेक्टिव हेरिटेज, वी हैव अ कॉमन कल्चरल पास्ट। और वो कैसे करेंगे? तो फोक सॉन्ग से, फोक पोइट्री से, फोक डांस से। अब अगर मैं आपको बोलूं ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है यार, ये फोक 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 क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम कभी रिसेप्शंस में जाते हैं, गाना बज रहे होते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, उतना मज़ा नहीं आता। पर वहाँ गाना बज जाए अगर झिंगाट, बेलाची नागिन निगाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वो सॉन्ग्स जो महाराष्ट्रियन सॉन्ग्स हैं, तो मतलब आदमी मरा भी नहीं ना तो उठ जाएगा। आजी बाबा जी लोग सबके बस एनर्जी आ जाती है यार। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्टेट का या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों का जो फोक सॉन्ग होता है वो उन लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप बिहार में जाओगे तो वहाँ भोजपुरी सॉन्ग्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जो मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में हमारे मराठी सॉन्ग्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो भी यहाँ की पोइट्रीज है, यहाँ का जो डांस है, जो अलग अलग एरिया का जो डांस होता है, सबको कहा जाता है फोक, ठीक है। लोक संगीत, लोक नृत्य। तो ये सारी चीज़ों की हेल्प लेकर जितने भी लोग थे, आर्टिस्ट, पोएट्स, ये लोगों के अंदर रोमांटिज्म ला रहे थे, अपने देश के प्रति प्यार ला रहे थे। समझा? अब वहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब होता है द लोकल लैंग्वेजेस, जैसे मराठी, बंगाली, तमिल तमिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिहारी, भोजपुरी, कन्नड़। तो ये सब क्या है? ऑल आर दिस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेजेस। तो वहाँ पे भी इनको इम्पोर्टेंस दिया गया था। क्योंकि अगर एक समझो, अगर हम इंडिया है हमारा, हर स्टेट में कॉमन वे है अपने भारत माता के लिए प्यार दिखाने का। सबका, सबको अगर जब भी नेशनल एंथम बजता है तो हम सबको गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देश के लिए प्यार पूरे इंडिया को है। पर हमारे यहाँ एक चीज़ और जो अच्छी बात है वो ये है कि सब स्टेट्स के अपने फोक सॉन्ग्स हैं, अपने फोक डांसेस हैं। हम सब अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने फोक सॉन्ग से, अपने फोक डांस से। और कहीं ना कहीं सब स्टेट्स के जितने भी फोक सॉन्ग्स या फोक डांसेस होते हैं उसमें एक डिवोशन होता है अपने नेशन के लिए। तो इसीलिए हमारे भारत में इंपॉर्टेंस दिया जाता है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को। जितने भी लैंग्वेजेस अदर स्टेट्स में बोली जाती है उन सबको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पर भी इंपॉर्टेंस दिया गया था सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज को। और एक नया शब्द है ये आप लोगों के लिए, दैट इज द फोकलोर। अगर हम बात करें कि इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है, आप लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं लोक साहित्य। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है राइटिंग, तो लोक साहित्य मतलब क्या? वही, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आप लोग को, डांस का फॉर्म समझ लीजिए। तो ये सब की हेल्प लेकर डांस, देखो डांस फॉर्म हो गया, सॉन्ग का कोई फॉर्म हो गया, वो चीज़ जो बहुत पहले से, जैसे हमारे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित होती हैं, वो कहानियाँ जो आपके दादाजी को पता था उनसे आपको पता चली, फिर नेक्स्ट जनरेशन, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब लोक साहित्य में आते हैं। तो ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें हमारे पास्ट से जुड़े रखने के लिए, कि हम पूरा जो भारत है वो सब एक कॉमन राम के वंशज, ऐसा हम मानते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है जो लोगों के अंदर कलेक्टिवनेस लाती हैं, नेशन के लिए प्यार लाती हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सब की हेल्प लेकर, इंपॉर्टेंस देकर, जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज आया था, ये मॉडर्न ही था ना, जो नेशनलिस्ट मैसेज आया था ये मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज था। इसे इन लोगों ने लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाया। समझा आप लोगों ने?
तो रोमांटिज्म का मतलब समझा आप लोग ने, देश के प्रति प्यार। तो ये एक मूवमेंट था जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाने के लिए किया गया था। फिर उसके बाद हमने एक नाम देखा एक व्यक्ति का, जोहान गॉडफ्रायर, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। फिर हमने देखा कि रोमांटिज्म का क्या रोल था, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखे, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया रोमांटिज्म का। अब ये थोड़ा सा पार्ट अच्छा पार्ट है, पर अब हम बात करें तो एक बहुत सैड स्टोरी थी। वो स्टोरी है पोलैंड की। आपको याद होगा जब ट्रीटी ऑफ वीना साइन की गई थी तो पोलैंड को दिया गया था अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। याद होगा आप लोगों को, याद नहीं है तो वीडियो को इसी सेकंड पॉज करो, रुक जाओ, थाम लो खुद को और अपने लिखे हुए नोट्स को ओपन करो। उसमें आप लोग पॉइंट ढूंढिए ट्रीटी ऑफ वियना में। तो वहां हमने लिखा था कि रशिया को पोलैंड दिया गया था। तो रशिया क्या कर रहा था, उसने पोलैंड के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। क्या गलत किया, तो पोलैंड की जो लैंग्वेज थी दैट वाज द पोलिश लैंग्वेज कहते हैं हम लोग। तो उस पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया। सोचो, उनकी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज को हटा दिया गया वहाँ से और ज़बरदस्ती उनके रशियन लैंग्वेज थोप दिया गया। मतलब जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ अब कोई पोलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, अब सब जगह क्या चलेगी, सिर्फ रशियन लैंग्वेज। तो ये सब चीज़ें होने लगी, मतलब लोगों को के से उनका फोक एक ट्रेडिशन छीना गया था। आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़ यहाँ पर क्यों मेंशन की गई है, बिकॉज ये इसी से कनेक्टेड है, रोमांटिज्म से ही कनेक्टेड है वो चीज़, इसीलिए उस टॉपिक को इसके साथ अटैच कर दिया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, अब तो आपको पता है हमेशा जब भी किसी के ऊपर जबरदस्ती की जाएगी तो कुछ आवाज़ें हैं जो अपोजिशन में खड़ी होंगी। तो आवाज़ें थी 1831 में क्या हुआ, आर्म रिबेलियन, मतलब वहाँ पर लोगों ने लड़ाई, मतलब हथियार जमा करके अटैक किया रशिया के ऊपर, इसके खिलाफ विद्रोह किया, पर उसका कोई यूज़ नहीं आया। रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो जीत गया। फिर भी क्या हुआ कि जितने भी जो चर्च थे वहाँ पे जितनी भी गैदरिंग्स होती थी या फिर जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, वो सब में जो वहाँ के प्रिस्ट लोग थे वो लोग पोलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, बिकॉज वो चाहते थे वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ की लैंग्वेज को मेंटेन रखना। तो जिसका अब समझ लो, इसका कुछ तो पेनल्टी तो देना पड़ेगा। जबरदस्ती अगर कोई भैया मना करके रखे हैं कि रशियन ही बोलना पड़ेगा, पोलिश कोई नहीं बोलेगा, तो ये लोग कैसे, क्या मतलब कि अपने मन का राज चलाने लगे, कैसे होगा ये, नहीं होगा ये। तो क्या किया गया, जितने भी प्रीस्ट थे, बिशप्स लोग थे, इस सब को जेल में डाल दिया या फिर साइबेरिया में भेज दिया। साइबेरिया एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है, वहाँ में टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सोचो, -71 डिग्री सेल्सियस इज टू लेस, समझा। तो वहाँ पर उनको भेज दिया जाता था, समझ रहे हो आप लोग। तो अब याद क्या रखेंगे, तो मैं अब ये पॉइंट को पहले मैं प्रॉपरली हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके यहाँ लिख देता हूँ। तो जो मैंने आपको बोला ना, वो आपको एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हम ये देखते हैं पोलैंड में क्या क्या हुआ था, तो उसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उसे अगेन एक बार रिवाइज कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पोलैंड के बारे में बताई उसे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। क्या हुआ था, 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था। पार्टीशन मतलब अलग कर देना, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड किसने किया, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये लोगों ने पोलैंड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वीना में रशिया को पोलैंड दे दिया गया था, मतलब पोलैंड केम अंडर द रशिया, ये तो पॉइंट आपको पता है। तो अब रशिया ने क्या किया, ऐसा नहीं हुआ कि जब पोलैंड रशिया के अंडर में आ गया तो रशिया ने पोलैंड का बहुत अच्छा किया। उसने अदर चीज़ें तो नहीं पता क्या की होंगी, पर उनने क्या किया, जो पोलिश लैंग्वेज थी, मतलब जो पोलैंड की वहाँ की लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज दैट वाज पोलिश, उसको हटा दिया और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया। मतलब अब हर जगह कोई भी, अगर वो ऑफिशियल वर्क हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो,
कोर्ट्स हो, वहाँ पे हर जगह अब ओनली रशियन लैंग्वेज विल बी अलाउड टू स्पीक। समझा आप लोगों को? तो अब क्या हुआ, लोग इससे परेशान हुए। फिर से आपको पता है जब भी कुछ गलत होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई लोग आएंगे, वहाँ पे रिवॉल्यूशन होगा। तो 1831 में आर्म्ड रिबिलियन हुआ। अब मैं बताऊं आपको, आर्म्ड मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, वेपन्स की मदद से रिबेल हुआ। तो अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलें, इसको बोला जाता है विद्रोह। विद्रोह मतलब अगेंस्ट। तो 1831 में रशियन रूल के अगेंस्ट लोग खड़े हुए और वहां पे लड़ाई हुई, पर उसका नतीजा क्या हुआ? नथिंग। द कंडीशन रिमेन द सेम। रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो वो लोग हार गए, उन लोग नहीं जीत पाए, और वो जो चीजें थी वहां पर पोलैंड में वो कंटिन्यू रह गई। पर जो भी चर्च के प्रिस्ट थे, वो लोग, या जो जो बड़े लोग, धार्मिक लोग हम कहते हैं, रिलीजियस लोगों, वो लोग फिर भी पोलिश लैंग्वेज यूज कर रहे थे। और कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे? जैसे कोई चर्च की गैदरिंग हुई वहां पे यूज कर रहे हैं, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने हैं तो उसके लिए भी पोलिश लैंग्वेज ही यूज की जा रही थी। तो जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि जितने भी प्रीस्ट और बिशप्स थे उनको जेल भेज दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया। अब प्रीस्ट और बिशप्स में फर्क क्या है? गूगल जरूर करिएगा। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं। और बिशप्स मतलब चर्च के हेड। एक चर्च में एक ही प्रीस्ट नहीं होता, कोई भी चर्च में बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं। तो सबको कंट्रोल करने वाला या उस चर्च का जो हेड होता है, दैट कॉल बिशप। तो जितने भी बिशप्स और प्रीस्ट लोग ये हरकत कर रहे थे, मतलब पोलिश लैंग्वेज मना करने के बाद भी यूज कर रहे थे, उनको या तो जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया। मैंने आपको अभी भी बताया था कि साइबेरिया एक बहुत ठंडी जगह है जिसका टेम्परेचर -71 डिग्री तक जाता है। सोचो उतने ठंडे एरिया में कोई सोचेगा करने के लिए? तो इसीलिए इस पनिशमेंट को इतना हार्श बनाया गया ताकि ये जो भी चीज़ें आ रही हैं लोगों के मन में वो सब ना हो। समझा आप लोगों को? तो ये चीज़ थी पोलैंड के बारे में, जो 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड के साथ क्या हुआ, वहाँ पर कैसे उनके जो कल्चर था उसको इफेक्ट किया रशियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, या रशियन लोगों ने। समझा आप लोगों को? तो ये तो इसका पॉइंट हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि हाउ वॉज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म kept alive by the people of पोलैंड। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इतना सब होने के बाद रशिया जो इतना हार्श एक्ट कर रही थी पोलैंड के लोगों पर, फिर भी वहां के लोगों ने नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, अपने देश के लिए जो लव की जो फीलिंग है, उसको फिर भी उन लोगों ने मेंटेन करके रखा, उस चीज को जिंदा रखा। तो कैसे जिंदा रखा? तो विद द हेल्प ऑफ देयर फोक सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक, विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेजेस। तो ये सब की हेल्प से वो लोगों ने अपने नेशनलिज्म को, देश के प्रति लव को लोगों के अंदर जिंदा रखा। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, जिस व्यक्ति का नाम है कैरोल कुरपिंस्की। आप बुक में रीड कर लीजिएगा। वो एक व्यक्ति थे जिनने क्या किया, नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। मतलब उनने क्या किया, खुद के ओपेराज म्यूजिक से लोगों के, मतलब जो फोक डांस है उससे लोग को बताया कि हम अपने नेशनलिस्ट या अपने नेशनलिज्म को जिंदा रख सकते हैं। मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे जिनने विद द हेल्प ऑफ हिज म्यूजिक, हिज ओपेराज, उन्हें लोगों के मन के अंदर नेशनलिज्म को बनाए रखने की एक कोशिश की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा, ढूंढिएगा। अगर जिनको सर्च करने पर इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
कल हम लोग थर्ड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।